मैं आपका स्वागत करती हूँ दिव्यांजलि लॉ क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 12 अनुसूचियाँ जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं और 22 भाग हैं। इसमें टोटल आलेख जिसे इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं 395 है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि संविधान क्या है। संविधान वो है क्या है? संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, अलिखित संविधान जिसे मौखिक संविधान भी कहते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो शुरू करते हैं पहले हम लिखित संविधान से। लिखित संविधान क्या है? ऐसा नियम कानून, किसी भी देश के नियम कानून जो होते हैं उनकी व्यवस्था किस रूप में होती है, या फिर लिखित हो सकती है या फिर अलिखित हो सकती है। तो अगर किसी देश का नियम जो भी है वो लिखित रूप में है तो क्या होगा? लिखित संविधान होगा। जैसे हमारे देश का नियम क्या है? लिखित संविधान है ना हमारे देश का। और आपको ये भी पता होगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये तो सबको पता है ना। लेकिन ये पता है आपको विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का संविधान। इसके अलावा यूएसए और स्विट्जरलैंड का भी संविधान लिखित है। दूसरा देखते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का बेस क्या होता है? रीति रिवाज, परंपरा और न्याय निर्णय। जैसे कि हमारे देश में भी पहले जब राजा महाराजा शासन करते थे तब कोई क्या लिखित संविधान होता था? नहीं। उस समय राजा जो नियम निर्णय दे देते थे वही वो क्या बन जाता था? नियम बन जाता था, वही कानून बन जाता था। इस प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में मौखिक संविधान का प्रचलन है। चौथा देखते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब ये नहीं है कि संविधान बहुत सॉलिड है। कठोर संविधान का मतलब ऐसा है कि ये कठोर संविधान मतलब कि हम संविधान में जो संशोधन है, बदलाव है, उसे बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मतलब 66% क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। संसद अगर चाहती है कि संविधान में कोई भी परिवर्तन करे तो उसे 66% वोट चाहिए। और लचीला संविधान क्या है? जिसमें हम 50% वोट पे भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आप बताएंगे भारत का संविधान कैसा है, कठोर या लचीला? कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। मतलब कहीं कहीं पे हमारे देश का रूल हम बहुत इजीली से बदल सकते हैं 50%। जैसे कि किसी स्टेट को नया नाम देना हुआ या फिर 2 स्टेट को मिला के एक न्यू स्टेट बनाना है, तो इसमें हम संसद क्या है 50% वोट पे बदलाव कर सकती है। पर अगर मूल अधिकारों में कोई संशोधन करना हुआ तो क्या हम 50% वोट पे संशोधन कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए 66% वोट चाहिए। अब अगला टॉपिक है सेक्शन। वैसे तो संविधान में सेक्शन है नहीं, पर आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि आर्टिकल क्यों है। आपने देखा होगा आईपीसी में क्या है? सेक्शन है। और बहुत सी लॉ है जहाँ पे सेक्शन के जगह सेक्शन लिखा होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आज हम देखते हैं सेक्शन, आर्टिकल और शेड्यूल में। शेड्यूल मतलब अनुसूची में क्या डिफरेंस है और ये क्यों कहाँ लिखा जाता है। पहले आते हैं सेक्शन पे। जब कोई चीज लगातार प्रवाह संख्या में होती है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्शन। समझ में आया? नहीं आया ना? मैं बताती हूँ। आपने सुना है पानी की धारा? पानी की धारा मतलब पानी की जब बूंदें, जैसे कि ये क्या है? पानी की बारिश हो रही है ना, इसे हम क्या कहेंगे? पानी की बूंद। पर यही जब लगातार प्रवाहित होने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे? पानी की धारा। मतलब जब कोई संख्या, कोई भी चीज लगातार प्रवाहित हो तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। उसे कहते हैं सेक्शन या धारा। समझ में आया धारा क्या है? जैसे कि आप क्लास का सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और बिजली की धारा मतलब करंट जो है वो लगातार फ्लो हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। दूसरा आता है हमारा टॉपिक आर्टिकल, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल क्या है? कोई भी बात विशेष, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट। क्या हम आर्टिकल, जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, उसको धारा कह सकते हैं?
हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि अभी जब जल्दी 2019 में धारा 370 हटा था, तो हम यही बोल रहे थे ना, धारा 370 हट गया। बहुत कम लोग बोलते थे आर्टिकल 370 हट गया है। तो हम सेक्शन को धारा कह सकते हैं, पर प्रत्येक सेक्शन को आर्टिकल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेक्शन आर्टिकल का मतलब होता है बात विशेष, मतलब यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको तो पता ही है, भारत का संविधान क्या है? भारत की सारी कानून व्यवस्था की जननी मातृ है। मतलब भारत में जो भी कानून बनेगा वो इस संविधान के अंतर्गत बनेगा, इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो कोई भी बात विशेष, हर आर्टिकल का प्रावधान विशेष होता है। मतलब आर्टिकल में जो भी बातें दी गई हैं उनसे हम कई कानून बना सकते हैं, हर प्रावधान से कई कानून निकल सकता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे आर्टिकल कहते हैं। अब तीसरा आता है शेड्यूल, अनुसूची। अनुसूची क्या है? प्रावधानों से संबंधित अनुसूची। नहीं समझ में आया? जैसे कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। पर राज्यों के संघ में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन से राज्य नहीं आते हैं, राज्य क्या है, ये कहाँ पे दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये तो एक क्या है? आर्टिकल है। लेकिन राज्य में स्टेट जो है, कौन कौन से स्टेट हैं, अब कौन से स्टेट नहीं है, ये कहाँ पे दिया गया है? अनुसूची 1 में। अब भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। क्या हमेशा से 12 अनुसूचियां थी? नहीं, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। बाद में इसमें संशोधन के द्वारा अनुसूची बढ़ाई गई जो 12 हो गई। अब तो ये तो आपका एक रियल हो गया ना। अब देखते हैं संविधान बना कब था और इसे लागू कब किया गया। तो संविधान लागू कब किया गया तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। और गणतंत्र मतलब क्या होता है कि इस दिन से हमारे देश में प्रजा का शासन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी आम इंसान जाके राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है या फिर मंत्री चुना जा सकता है। हमारे पास ये राइट होता है कि हम किसे अपने देश के राजा के रूप में देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। राजा तो अभी है नहीं, राजा की जगह पे कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो ये लागू कब हुआ था? 1950 को। पर आपको पता है ये बन के तैयार कब हुआ था? ये बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, 1949 और 50 के बीच में बहुत लंबा गैप है ना, नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 महीने का। तो अगर ये 26 जनवरी को ही नवंबर को ही बन गया था, तो 26 जनवरी को लागू किया हुआ, ये क्वेश्चन आता होगा ना आपके दिमाग में। इसलिए लागू हुआ क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो सबने सोचा इसी दिन पे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने देश के कानून को लागू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान के कितने प्रकार होते हैं। अब हम शुरू करते हैं संविधान। संविधान का भाग 1, जिसे हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी जानते हैं, कहते हैं। संविधान भाग 1 में आपके आर्टिकल हैं 1 से 4। मतलब आपको भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल पढ़ने हैं। तो हम लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप इस आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत जो है कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इसमें तो कुछ डाउट होगा नहीं। अगला आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब संसद चाहे तो नए राज्य का प्रवेश, मतलब संसद चाहे तो किसी भी नए राज्य को भारत में ऐड कर सकती है और उसे निकाल भी सकती है, उसकी स्थापना भी कर सकती है। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, जैसे कि 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, सिक्किम एक अलग देश का, जिसे 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया। तो आर्टिकल 1 और 2 समझ में आया। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। मतलब जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं उसमें संसद चाहे तो नए राज्य, मतलब 2 राज्य हैं जैसे कि यूपी बिहार, तो संसद चाहे तो यूपी बिहार को उनकी भाषा,
स्थान या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट के आधार पे एक नया स्टेट बना सकती है, या फिर यूपी में से, जैसे कि बिहार में से झारखंड को हटा दिया गया, अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, तो संसद चाहे तो जो वर्तमान में भारत में राज्य है उसमें नए उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनमें से नया राज्य बना सकती है, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। चौथा, आर्टिकल 4, संसद के पास मतलब संसद के पास पावर क्या है। संसद 50% वोट से, बस तब संसद चाहे तो सिर्फ 50% बहुमत से 1, 2, 3 जो आर्टिकल 1 में बातें कही गई हैं, 2 में है और 3 में है, इन बातों को लागू कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, कितने से 50% वोट से। और ये जो चेंजेस करेगी, ये आपको पता है ना, संविधान में 368 जो धारा है, इसे संशोधन के लिए बनाया गया। मतलब भारत के संविधान में कोई संशोधन अगर करना है तो हम उस किसके अंदर अप्लाई करते हैं, 368 के। लेकिन संविधान भारत के स्टेट में अगर कोई चेंज करना है, भारत में नए स्टेट जोड़ने हैं या फिर पुराने स्टेट का नामकरण करना है, पुराने स्टेट में से किसी एक पार्टिकल को हटा के अलग करना है, तो उसके लिए हमें 368 में जाने की नीड नहीं है। ये जो आर्टिकल 4 है, ये संसद को ये पावर देती है, ये अधिकार देता है कि संसद चाहे तो ये 1, 2 और 3 में अप्लाई जो भी बातें हैं इनको फॉलो करवा सकती है। अगर संसद ऐसा कर रही है तो इसमें राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, ये कार्यपालिका पालिका और न्यायपालिका का प्रधान होता है। लेकिन अगर संसद स्टेट के बारे में कोई चेंजेस कर रही है तो राष्ट्रपति इस पे विरोध नहीं कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोविजन। मतलब ये 4th आर्टिकल जो है ये स्पेशल प्रोविजन देती है, एक संसद को शक्ति देती है कि संसद ऐसा कर सकता है। अब हम देखते हैं भाग 2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछा। अब तक हमने देखा भाग 1, अब देखते हैं भाग 2, नागरिकता। 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताता है। तो देखते हैं आर्टिकल 5, प्रारंभ से नागरिकता। मतलब प्रारंभ से नागरिकता 2 आधार पर मिलती है, पहला जन्म और दूसरा निवास स्थान। अगर जन्म के आधार पर नागरिकता कब मिलती है, जब माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, निवास स्थान के आधार पर, अगर 5 वर्ष से ज़्यादा कोई भारत में निवास कर रहा है तो वह भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पर इसमें अपवाद क्या है, विदेशी के बच्चे, विदेश ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आके भारत में 5 साल तक निवास कर रहा है या फिर वो भारत में आके रह रहा है और उसे बच्चा होता है तो भारत का नागरिक कहलाएगा, और भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। जब वो स्वयं चाहेंगे भारत का नागरिक बनना तो वह नागरिकता के लिए क्या करेंगे, पंजीकृत करवाएंगे। अगला देखते हैं आर्टिकल 6, परमिट रूल के बाद भारत आए लोगों की नागरिकता। मतलब जब परमिट रूल लागू हुआ उसके बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आए लोग थे उनको किस आधार पर नागरिकता दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान से भारत आए और तुरंत हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए क्या रूल थे पहले, कि उन्हें 6 माह तक भारत में निवास करना होता था। 6 माह तक जब वो भारत में रह लेते थे तब क्या होता था, वह एप्लीकेशन डाल सकते थे नागरिकता के लिए। लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 के आधार पर इसको 6 माह से 5 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि 6 माह बहुत कम दिन होता है और इतने कम टाइम में किसी के बारे में जानना कि वो एक आम इंसान है, मतलब वो भारत में अच्छे मकसद से रहने आए या फिर बुरे मकसद से, इतना आसान नहीं था, तो उसे 5 साल बढ़ा दिया गया। अब कोई भी अगर विदेशी भारत में आता है और वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक भारत में स्टे करना होगा। अगला देखते हैं आर्टिकल 7, जो भारत से पाक गए फिर आए। जैसे कि अगर जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता क्या थी, भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। अगर वो फिर भारत आते हैं तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही नागरिकता मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से निकलते हैं ना, मान लो सुबह में हम अपने घर से निकले, शाम को घर आए
तो भी हम अपने घर के ही बच्चे कहलाएंगे ना, अपने मम्मी पापा के ही बच्चे कहलाएंगे। पर जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उन 1 मार्च के बाद उनकी नागरिकता क्या हुई, खत्म हो गई है। अगर वो फिर से भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आर्टिकल 8, नागरिकता का बना रहना। मतलब अगर कोई विदेश जाता है स्टडी के लिए या नौकरी के लिए या फिर ट्रेवल तो वहाँ घूमने के लिए, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भारत से गया, जैसे कि 7 बताया गया कि भारत से पाकिस्तान, मतलब भारत से पाकिस्तान वो रहने के मकसद से गए थे ना, तो उनकी नागरिकता खत्म हो गई थी। पर भारत से अगर हम कहीं विदेश जॉब करने के मकसद से जाते हैं, वहाँ स्टडी करने जाते हैं या फिर घूमने के पर्पज से जाते हैं, तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। अब देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर हम मान लो जॉब करने कहीं बाहर गए और वहाँ पे रहते रहते हम वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में एक नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पे एक नागरिकता ही हम ग्रहण कर सकते हैं। पूरे भारत के लिए एक नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि अलग स्टेट के लिए अगर अलग नागरिकता है, अलग स्टेट के लिए अलग है। पूरे भारत के लिए एक नागरिकता है। तो अगर विदेश जाकर हम वहाँ की नागरिकता स्वयं से ग्रहण करते हैं, तो हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं आर्टिकल 10, नागरिकता अधिकार का बना रहना। हम नागरिकता क्या है, हमारा राइट्स है, अधिकार है, जिससे हम वोट डाल सकते हैं। हम भारत के निवासी हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। पर ये नागरिकता बनी रहती है कब तक, जब तक हम कोई इनलीगल काम नहीं करते हैं। जैसे हम कोई अवैध कार्य करते हैं तो संसद हमसे ये नागरिकता छीन भी सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 11, जो नागरिकता का अंतिम आर्टिकल है और प्लस आज का अंतिम टॉपिक भी है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। मतलब संसद को ये राइट है कि वो नागरिकता संबंधी कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकती है, और इस रूल में कोई चेंज, जो पहले से नागरिकता संबंधी रूल है उसमें चेंज भी कर सकती है। क्योंकि जब भारत संविधान बन रहा था तो भारत उसी समय क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो नागरिकता से संबंधित ना उतने मामले आए थे, ना उनको जब क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो आंसर कहाँ से आएगा। तो जब नागरिकता संबंधित मामले ही कम थे तो उसके लिए प्रावधान भी कम थे। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया और रूल नागरिकता के लिए बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो संसद को किस आर्टिकल में राइट है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, आर्टिकल 11 में। और संसद का कौन सा भाग इसको ऐसा राइट है, तो गृह मंत्रालय, संसद का गृह मंत्रालय क्या है, कर सकता है, नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम थैंक यू। और आप लोग को अगर अगला कोई वीडियो चाहिए इससे रिलेट, भाग 3 हम कल लेके आएंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।